नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूं एक नए वीडियो सीरीज में। सबसे पहले कल का वीडियो का आंसर, कल आपसे हम क्या पूछे थे? 22 मार्च पूछे थे कि क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पूछे थे क्या मनाया जाता है, और 22 मई को पूछे थे कि क्या मनाया जाता है। इसमें से केवल एक लड़की ने जवाब दिया था हमें, बाकी किसी ने जवाब नहीं दिया था। 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे। 22 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस। हम जो भी सवाल पूछते हैं ना, तो उसका आप जवाब जरूर दिया करो, ताकि हमें पता चले कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो या फिर बस यूं ही। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है आज का पहला सवाल? यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन है 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा या फिर 2 गुना घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 2 गुना बढ़ जाएगा। आपको हम एक फॉर्मूला बताए थे, कौन सा? आवर्तकाल का, टाइम पीरियड निकालने का। किसका? पेंडुलम का। क्या होता है? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। यहाँ पे 2 पाई वैल्यू कांस्टेंट है, जी का वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी सरफेस पे, किसी भी प्लानट पे जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। पृथ्वी के सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 होता है। आपको हम कितने टाइम बता चुके हैं। तो यहाँ पर भी जी का वैल्यू कांस्टेंट, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है अंडर रूट एल का। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल का। यानी अगर घड़ी का पेंडुलम का लंबाई बढ़ा दे तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लोलक का लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया गया है, यानी लेंथ को 4 टाइम कर दिया गया है, तो उसका आवर्तकाल कितना गुना बढ़ जाएगा? उसका आवर्तकाल अंडर रूट 4 हो जाएगा, यानी 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका पहला सवाल हम पूछते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला सवाल है, मान लीजिए कोई एक घड़ी है। कौन सा घड़ी? पेंडुलम वाला, जिसमें लटकते रहता है ना पेंडुलम, उसका बात कर रहे हैं हम। इसको हम ले गए चंद्रमा के सरफेस पे। अब आपको बताना है कि इसका जो आवर्तकाल होगा बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको टपकाना है। अब हम आते हैं जी पे। जी क्या है? एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम बोलते हैं। तो जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे कितना होता है आपको हम बता चुके हैं। जी का वैल्यू अर्थ सरफेस पे होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप हमको बताइए कि अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी हाइट पे जी का वैल्यू कितना होता है, और बताइए अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू कितना होता है। तो अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू 0 होता है, आपको ध्यान में रखना है। अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी हाइट पे भी जी का वैल्यू 0 होता है। अगर जी का वैल्यू 0 है तो उसका भार क्या होगा? भार भी, वेट भी 0 होगा। यहाँ सेंटर पे भी वेट 0 हो जाएगा, लेकिन अर्थ के सरफेस पे वेट 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 होता है। अगर यहीं पे मास रहता, अगर आपसे हम पूछते कि पृथ्वी के सरफेस पे किसी वस्तु का मास 10 kg है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी वस्तु का मास पृथ्वी के सरफेस पे 10 kg है, तो पृथ्वी के केंद्र पे, उसका सेंटर पे उसका मास कितना होगा? तो वहाँ भी 10 ही kg होगा। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो आपका मास है, द्रव्यमान है, कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होता है? जी का वैल्यू मैक्सिमम पोल पे होता है, ध्रुव पे होता है, और मिनिमम कहाँ होता है? इक्वेटर पे होता है, जिसको कि हम विषुवत रेखा बोलते हैं। आपको हम कितने टाइम बता चुके हैं। यहाँ पे सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, इससे हम कितने टाइम क्वेश्चन बता चुके हैं कि एक लड़की है, लड़की को झूला पे खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर उसी के बगल में कोई दूसरा लड़की आकर बैठ जाती है तो उसका आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट पहुँचता है। आपको हम कितने टाइम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है व्यक्ति के लंबाई के बराबर, व्यक्ति के लंबाई से 2 गुना,
व्यक्ति की लंबाई का आधा या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति का लंबाई का आधा होना चाहिए। ये आपका समतल दर्पण का, प्लेन मिरर का पहला प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है समतल दर्पण का, इसको भी ध्यान में रखना है। मान लीजिए ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है, कोई भी आदमी है भी स्पीड से दर्पण की ओर जा रहा है, तो उस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब, अपना इमेज इस प्रतिबिंब में दोगुना स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा, ध्यान में रखना है। आपको हम कुछ दिन पहले नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए बताए थे। नंबर ऑफ इमेज किस में, प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में। क्या बताए थे, 360 अपॉन थीटा डिग्री, डिग्री में है -1। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, मान लीजिए कोई भी समतल दर्पण के बीच का एंगल दे दिया और आपसे पूछ लिया कि कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, तो आप इस फार्मूला का यूज करके डायरेक्ट समतल दर्पण में नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है, जो कि आपका रूबी में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इतना सारा चीज आप समतल दर्पण के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से निम्नलिखित में से क्या होते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अब बात आ गया इंसुलिन हार्मोन का, तो इंसुलिन हार्मोन निकलते कहाँ से है, तो पैनक्रियाज से निकलते हैं। पैनक्रियाज को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम अग्नाशय बोलते हैं। और अग्नाशय पता है ना, अग्नाशय को, पैनक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका पैनक्रियाज से हार्मोन भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है और साथ साथ में एंजाइम भी निकलता है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। इंसुलिन आपका अग्नाशय के लैंगरहांस की कोशिकाएं के बीटा सेल से निकलता है। कौन सा सेल से, बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम आपको हम नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे शरीर में हो जाता है ना, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में बदल देता है और इसका स्टोर कहाँ पे हो जाता है, लीवर में हो जाता है। यहाँ से आपसे रेलवे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में भोजन का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। पेड़ पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है वो भी बता दीजिए। बैक्टीरिया में भोजन किस फॉर्म में संचित होता है वो भी बता दीजिए। तो पेड़ पौधे में भोजन का संचय स्टार्च के फॉर्म में होता है, ध्यान में रखिएगा, स्टार्च के फॉर्म में। बैक्टीरिया में डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में होता है, ध्यान में रखना है। बैक्टीरिया में डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में, और पेड़ पौधों में, सॉरी ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। याद रखिएगा, जो कवक होते हैं ना, फंगस, उनमें भी भोजन का संचय ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही होता है। आपको हम प्लांट से रिलेटेड और कुछ बताए थे। मान लीजिए प्लांट है, प्लांट है, ये आपका ह्यूमन बींग्स है, मतलब मानव जाति है। ये आपका कवक है और ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। अब आपको बता दीजिए कि प्लांट का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है। प्लांट में फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, तो प्लांट में सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ध्यान में रखिएगा। क्या सेल वॉल ह्यूमन बींग्स में होता है, क्या नहीं होता है। कवक में सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ध्यान में रखना है आपको। बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ध्यान में रखिएगा इसको। प्लांट में जो फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, अभी आपको बताया, स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च जो आपका ह्यूमन बींग्स में है, फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। आपका कवक में सेम होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। बैक्टीरिया में किस फॉर्म में होता है, डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये दोनों को आपको छाप कर रखना है अपने कॉपी पे या फिर अपने दीवार पे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोटीन पे, क्योंकि इसका आंसर प्रोटीन था। तो प्रोटीन का आविष्कार किसने किया था, मूलर भाई साहब ने किया था, मूलर ने। याद रखिएगा, जो प्रोटीन शब्द है ना, ये किसने दिया था, बर्जीलियस भाई साहब ने दिया था, बर्जीलियस।
दोनों पूछ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। मूलर भाई साहब ने प्रोटीन का आविष्कार किया था, लेकिन बर्जीलियस भाई साहब ने इसका नामकरण किया था प्रोटीन। प्रोटीन में 20 एमिनो एसिड, याद रखिएगा, 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन में कौन कौन सा एलिमेंट पाए जाते हैं? तो कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, साथ साथ में ऑक्सीजन पाया जाता है, और सबसे बेसी फेमस है नाइट्रोजन। इसको ध्यान में रखना है, नाइट्रोजन पाया जाता है। आपका कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केवल पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन भी पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, नॉन मेटल है? ऑप्शन है मरकरी, ब्रोमीन, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। अगर यहीं पे धातु पूछ लेता, मेटल पूछ लेता, तब आप मरकरी मारते, ठीक है। ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35 होता है। इसका सिंबल होता है Br। अब बता दीजिए ये जो ब्रोमीन है पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में स्थित है? तो आपका 17वां ग्रुप में स्थित है। और 17वां ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हाइलोजन फैमिली बोलते हैं, हाइलोजन फैमिली। हम तो कसम खा के रखे हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम छाप के रखेंगे। तो पी ब्लॉक का एलिमेंट 17वें ग्रुप को हम हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन फैमिली में? तो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन आता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटीन का 85 होता है। पिछले क्लास में आपको हम डोबेराइनर का कुछ बताए थे। डोबेराइनर का आपको हम त्रिक सिद्धांत बताए थे। जो इनका तीसरा ट्रायोड था ना, जो तीसरा त्रिक था, कौन था? यही था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वहाँ आपको हम बताए थे, अगर आपको 17वां ग्रुप याद है तो इनका तीसरा ट्रायोड याद हो जाएगा। कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। यहाँ पे डोबेराइनर भाई साहब का जो पहला ट्रायोड था कौन सा था? आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का था। दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें पहला ऑप्शन है मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बता दीजिए फटाफट। मरकरी का एटॉमिक नंबर होता है 80। इसको हम Hg से डिनोट करते हैं, और मरकरी डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो इसको हम याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मरकरी का नाम क्या है? मरकरी का नाम है आपका क्विक सिल्वर भी बोलते हैं इसको, QUICK, क्विक सिल्वर इसको हम बोलते हैं। इसका और का नाम क्या है? मरकरी का और का नाम, तो इसका और का नाम है सीनेबार। सीनेबार ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको हम बता चुके हैं कि मरकरी का यूज थर्मामीटर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बैरोमीटर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार किस कौन थे? टोरिसीले थे। बैरोमीटर का रीडिंग से कितने बार आपको सवाल बता चुके हैं कि बैरोमीटर का रीडिंग से 3 सवाल पूछता है। 3 सवाल। जब रीडिंग ऊपर चढ़ता है तो तब क्या होगा? जब रीडिंग नीचे गिरता है तब क्या होगा? जब रीडिंग एकाएक नीचे गिरेगा तब क्या होगा? जब रीडिंग ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहता है, जब रीडिंग नीचे गिरता है तो बारिश होता है, और एकाएक नीचे गिरता है तो तूफान आने का खतरा रहता है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका सिंबल N होता है। और आपका नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में स्थित है? 15वें ग्रुप में स्थित है। अगर 15वां ग्रुप आ गया यानी पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अब हमको याद करना पड़ेगा, तो पी ब्लॉक कौन सा है? नल्ला, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का कितना होता है? 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का कितना होता है? लेड बिस्मथ 83, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीडीटी का खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, डॉक्टर पॉल मूलर या फिर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर पॉल मूलर ने किया था डीडीटी का खोज।
एग्जाम में डीटीटी का फुल फॉर्म पता नहीं, रेलवे के एग्जाम में खासकर एलपी के एग्जाम में कितने टाइम पूछा है, लगभग 10 से 15 बार पूछा है। इसका आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या बोला मैंने? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने किसका आविष्कार किया था? रॉबर्ट कोच हैजा का टीके का आविष्कार किया था। रॉबर्ट ब्राउन, जो आपका न्यूक्लियस है ना, सेल का जो न्यूक्लियस है, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, हार्ट ट्रांसप्लांट का, जो आपका हृदय प्रत्यारोपण होता है ना, तो फर्स्ट डॉक्टर थे जिसने हृदय प्रत्यारोपण किया था। कौन? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है लाल रंग के प्रकाश में, नीला रंग के प्रकाश में, पीला रंग के प्रकाश में, या फिर उजला रंग के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग के प्रकाश में। आपको हम कल ही बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा रेड कलर के प्रकाश में होता है, उसके बाद दूसरे स्थान पे नीला रंग में होता है, रेड और ब्लू में। याद रखिएगा, जब लाइट का इंटेंसिटी जितना ही ज़्यादा होता है ना, प्रकाश संश्लेषण का दर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस आपका कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन में आता है, ध्यान में रखिएगा। और आपको हम कल क्या बताए थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, C6H12O6 बनता है इससे, और इसका रिडक्शन होता है। याद रखिएगा, रिडक्शन मतलब अपचयन होता है। जो आपका वाटर है, वाटर से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, और इसका उपचयन होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है। क्यों होता है इसका ऑक्सीडेशन? क्योंकि देखिए, हाइड्रोजन का बाहर निकालना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, पैरेनकाइमा, या फिर कोलेनकाइमा। ऑप्शन नंबर बी जाइलम ऊतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जल और खनिज पूछा था तो जाइलम लगा दिए। अगर यहीं पे भोजन पूछता तब आपका फ्लोएम इसका करेक्ट आंसर हो जाता। याद रखिएगा, जो चारों के चारों ऑप्शन है ना, ये आपका प्लांट का ऊतक ही है। यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एक और है स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों के तीनों आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू में आते हैं। एग्जाम में कितने बार पूछता है? पैरेनकाइमा का यूज़ किया है, कोलेनकाइमा का यूज़ किया है, स्क्लेरेनकाइमा का यूज है। तो पैरेनकाइमा जो ऊतक है ना, इसका काम है फूड स्टोरेज करने का। याद रखिएगा, फूड स्टोरेज करने का काम है पैरेनकाइमा ऊतक का। कोलेनकाइमा का यूज है पौधे में लचीलापन लाने का, और स्क्लेरेनकाइमा का काम है पौधे में कठोरता लाने का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, स्क्लेरेन से कठोरता, कोलेनकाइमा से पौधे में लचीलापन, और पैरेनकाइमा फूड स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का अंदर का प्रेशर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेशम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के लार्वा से, रेशम कीट के प्यूपा से। याद रखिएगा, प्यूपा है, प्यूपा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेशम कीट के प्यूपा से। रेशम का उत्पादन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। याद रखिएगा, सेरीकल्चर हम बोलते हैं रेशम का उत्पादन से। और सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किस देश में होता है? चाइना में होता है। याद रखिएगा, दूसरे स्थान पे हमारा देश भारत है। ठीक है, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है? कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर में है, और बेंगलोर में ही किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना कब हुआ था बता दीजिए? 15 अगस्त 1969 का हुआ था, ध्यान में रखना है आपको।
कर्नाटक में एक लोक नृत्य है, कौन सा? यक्षगान। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी टपक सकता है। कर्नाटक में ही आपका बाबा बूदान की पहाड़ी है, कौन सा? बाबा बूदान की पहाड़ी। ये आपका कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन से किस्म का कॉफ़ी उत्पादन होता है? तो अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन होता है, कौन सा? अरेबिका। एक होता है रोबास्टा, लेकिन अरेबिका सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, ये बता दीजिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा किस देश में कॉफ़ी का उत्पादन होता है? ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कॉफ़ी का, ठीक है। और आज का दूसरा सवाल आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1924 का बेलगाम अधिवेशन, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 का बेलगाम अधिवेशन, इसका अध्यक्षता किसने किया था? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टपकाना है। दूसरा सवाल है, पहला सवाल आप सबसे पूछ चुके हैं, ये आज का दूसरा सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और आज का लास्ट सवाल, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति, जिसको कि हम सेल वाल भी बोलते हैं। और पेड़ पौधे का सेल वाल किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। क्या ह्यूमन विष में सेल वाल पाया जाता है का कोशिका भित्ति? ह्यूमन विष में सेल वाल नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में किस चीज़ का बना होता है सेल वाल, कोशिका भित्ति? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ध्यान में रखिएगा। कवक में किस चीज़ का बना होता है कोशिका भित्ति? कवक में कोशिका भित्ति आपका काइटिन का बना होता है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी है साइटोप्लाज्म, किसको बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म किसको हम बोलते हैं? तो मान लीजिए ये आपका सेल का केंद्रक है, ठीक है, नाभिक है। उसके बाहर आपका कोशिका झिल्ली होता है, उसके बाहर कोशिका भित्ति होता है। तो जो लिक्विड आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है ना, नाभिक में पाया जाता है, जो भी लिक्विड आपका न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, तो जो लिक्विड आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो लिक्विड आपका न्यूक्लियस से बाहर पाया जाता है, ये आपका न्यूक्लियस से बाहर पाया गया, जो भी लिक्विड न्यूक्लियस से बाहर पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आपको हम कितने टाइम बता चुके हैं। और ये भी याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम हिंदी में केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे रात में हम 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।